तो मेरा अभिवादन स्वीकार हेलो करें। एवरीवन। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक मुख्यमंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष। यस, हेलो एवरीवन। सो जैसे कि सर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इस एपिसोड को, जहाँ पे हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड वेलकम टू दिस पॉलिटिकल एनालिसिस विद रजनीश कुमार चैनल, जहाँ पे आप लोग को पॉलिटिकल सोशल एपिसोड्स मिलेंगे, एजुकेशनल मिलेंगे। एंड होप यू वॉच टिल द एंड। एंड मेरा नाम है पार्थ मजूमदार। तो सबसे पहला सवाल सर से ये है, मोदी की अमेरिकी यात्रा क्या है सर? हाँ, लोगों को लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो अमेरिकन राष्ट्रपति से कोई विशेष मुलाकात थी या हम्म। अमेरिका के संदर्भ में यात्रा थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम्म। उससे ज्यादा इस यात्रा का इम्पोर्टेंस था यूएनओ। जो यूएन ओके। में प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली में, यूएनजीए में जो प्राइम मिनिस्टर साहब को अटेंड करना था राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप हम्म। में। और साथ ही उन्होंने हाँ जी। चालाकी से, चालाकी नहीं कहा जाता इसे, इसे पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी कहा जाता है। इन्होंने अपनी इसी यात्रा में अमेरिकन यात्रा को भी क्लब कर लिया है। और जिससे कि माने भारत के लिए जिस तरह से इन्होंने अपने को कंडक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर का जो फॉरेन में अमेरिका में जो यूएनजीए में अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ या कमला हैरिस के साथ जो व्यवहार रहा, जो बातचीत रहा, ये काफी आत्मसम्मान भारत के लिए बढ़ाने वाला रहा। और प्राइम मिनिस्टर के भाषा में, फेस में, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो ये दिखा रहा था कि दिस इज द नाउ मॉडर्न, कॉन्फिडेंट ओके एंड साइंटिफिक इंडिया। ओके ओके, डेफिनेटली। सो इस पे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कहा है यूएनओ में? क्या कहा उन्होंने ऐसा, ताकि मतलब ये क्या लगता है आपको, व्हाट ही हैव सेड? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, माने इतना कॉन्फिडेंस से और इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं कहा। मैं दो बात की तरफ ओके। इशारा करना चाह रहा हूँ कि चीन जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था कोरोना को, चीन जान रहा है कि ये हम्म। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला, सत्यानाश लाने वाला एक कोरोना वायरस चीन के लैब से मिला है। लेकिन इन्हें आप देख रहे हैं, डब्ल्यूएचओ के जो हेड है और सारे हाँ। साइंटिस्ट सब गोलमोल बात कर रहे थे। कोई इसे चाइनीज वायरस हम्म। कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे अल्फा हैं। वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, अंत बीटा में वेरिएंट, बीटा। सारा चाइनीज इन्फ्लुएंस हो रहा था। लेकिन हम्म। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंटली, इन वेरी स्टर्न वॉइस, वेरी स्ट्रिक्टली यूएनजीए के हम्म। मंच से आह्वान किया कि नहीं, इस चाइनीज ये जो वायरस है, कोरोना वायरस कहां से उत्पन्न हुआ, हम्म। इसका पता लगाया जाए और इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। चीन को ऐसा उम्मीद नहीं रहा होगा। यह एक तरह से चीन को युद्ध अपराधी घोषित करने का एक प्रस्ताव है। और सारे जो यस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है, मुझे लगा वेलकम किया। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी हिम्मत की बात की। इस बात को लोग जो समझने वाले हैं, जो बड़े बड़े हाँ। रणनीतिकार हैं, जियो पॉलिटिशियन, और सब लोग जानते हैं कि ऐसे नहीं कहा होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी होमवर्क हुई होगी, क्योंकि एशिया में लोग देख रहे हैं, इधर हम्म। अफगानिस्तान में टर्मोइल है, रूस और चीन साथ साथ चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल। उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री का चाइना को ऐसे ललकारना। दूसरी, पाकिस्तान को हाँ जी। साफ साफ कहा दिया कि अफगानिस्तान की धरती को आप स्प्रिंग बोर्ड की तरह टेररिस्ट फैलाने के लिए यूज मत कीजिए। साफ साफ था, वो पाकिस्तान को नहीं था, वो चीन को भी था। तो क्या सब जानते हैं हम, अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है कौन? चाइना, पाकिस्तान और रूस। तो यह तीनों को स्पष्ट संदेश था कि अगर आप अगर अफगानिस्तान में शामिल हैं तो अफगानिस्तान की सरकार ठीक से चले और आतंकवाद को नहीं फैलाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है।
और आपने देखा ही था ओके। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इस सब के सारे के खुफिया प्रमुख भारत आए थे, तो उन लोग को पता है कि भारत क्या खेल खेल सकता है। तो पाकिस्तान और चीन के लिए तो स्पष्ट चेतावनी ही है कि नहीं, अफगानिस्तान में आप अपने मन का खेल नहीं खेल सकते। भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वॉच कर रहा है। तीसरा, ये उन्होंने यूएनओ को भी साफ कहा, यूएनओ को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और एशिया में खासकर एक्टिव रोल प्ले करना, क्योंकि आप देखिए चीन यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, लेकिन इट इज गुड फॉर नथिंग, कुछ कर नहीं रहा है एशिया के लिए। यस। कुछ नहीं कर रहा है। इराक पर हमला हुआ दूसरी बार अमेरिका का, वो तो टोटली अनजस्टिफाइड था, पहली बार ठीक था जो जूनियर बुश ने किया, लेकिन चाइना ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में इतना दलन होते रहा, अमेरिका आया तब ठीक हाँ हुआ। जी। भारत पर इतने आतंकवादी हमला करने वाला अजहर मसूद को यूएनओ में बचाता है। एशिया के किसी भी कंट्री का वह भला करने के लिए आगे नहीं आता। बर्मा में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, मालदीव में वो क्या खेल खेलता है। तो हर जगह ये चाइना प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो एशिया से किसी इंपॉर्टेंट नेशन को जो सत्य और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है, मानव अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, उस राष्ट्र को यूएनओ में जगह मिलनी चाहिए। और उसके लिए जो भारत, हर जगह भारत सत्य और न्याय के लिए हमारा खून बहा रहा है। झंडा में जो निकालते हैं सत्य न्याय के लिए हमारा लहू शराब है, और जहां भी गलत बात हो रही है उसके लिए भारत प्रतिरोध कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो ये भी एक तरह से स्पष्ट संदेश है कि चाइना हैज फेल्ड टू डिलीवर इट्स रिस्पांसिबिलिटी इन एशिया। सो someone who is responsible, committed to democracy and the human rights, they should come forward, they should be given responsibility. That is only and only India. Three messages here. डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमने साउथ एशिया के बारे में भी बात किया है कि वहाँ पे क्या प्रभाव हो सकता है, एंड हमने बात किया है कि यूएनओ में क्या कहा है मोदी जी ने। तो ये सब के बाद एक आखिरी बचता है कि एक्सपर्ट कमेंट क्या हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक सर कि व्हाट इज द एक्सपर्ट कमेंट दैट जो होगा? मैं ये कह रहा हूं कि भारत ने जिस आत्मविश्वास से पाकिस्तान को घेरा है, चाइना को घेरा है, वो अप्रिशिएबल है। और इस बात को भारत आगे बढ़ाए, जिस तरह से स्नेहा दुबे ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का कोई इंटरफेरेंस करने का अधिकार ही नहीं। 74 में वो बायलैटरल इशू इसे एक्सेप्ट कर चुका है। तो पहली बात है कि पाकिस्तान चाइना ये कश्मीर में इंटरफेयर करने से हट जाए। पाकिस्तान की बात समझे, उससे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में। हम तो पंडित नेहरू के थ्योरी के अकॉर्डिंग, डॉक्टर लोहिया के थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम तो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को आइडियोलॉजिकली थ्रेट देते। आखिर पाकिस्तान है ही क्यों? आखिर पाकिस्तान क्यों है जब उससे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में? पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। देश में भारत का विभाजन आज तक हुआ ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब्दाली जीत गया था, लेकिन तब भी उसकी गट्स नहीं थी कि वो दिल्ली में रुकता। मराठे फौज हार गए थे, उसने अपना नायब मराठों के पास भेजा था संधि के लिए। कभी जीता हुआ हारने वाले के पास भेजता है? और मराठों ने कहा था, वो बोल रहा था मुझे खाली पंजाब दे दे, पूरा हिंदुस्तान मराठे रख ले। लेकिन मराठों का जवाब था, मैं ऐसे एक दो पानीपत से नहीं डरता, अगले साल ही आ जाऊंगा फिर से, और फिर से इसी पानीपत में दो दो हाथ हो जाए। मतलब आप समझ रहे देश का स्पिरिट। भारत के विभाजन का बात ही नहीं हुआ कभी। ये तो अंग्रेजों ने और जिन्ना ने मिलकर विभाजन किया इस्लाम के नाम। लेकिन पंडित नेहरू ने उसी समय उस थ्योरी की हवा निकाल दी। कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, भारत में मिला। कश्मीर पे पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? किस बात का स्टैंड? किस बात के लिए पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा भाई? क्यों? 3 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड? अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, बस। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट ले लें, बाकी पूरे इंडिया में 50 डिस्ट्रिक्ट है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है। क्यों भाई? तो आइडिया इज, व्हाट इज द पंडित नेहरू थ्योरी इज
वी आर पुटिंग, पंडित जी कहते ही थे, इट इज एवरेजन ऑन इंडियन हिस्ट्री, एक खरोच है जो बाद में खत्म हो जाए। पाकिस्तान को कश्मीर में कुछ लेना देना नहीं, ज्यादा करेगा तो उसका ये पाकिस्तान चला जाएगा। आज मैं कल मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के मुस्लिम के अंदर से एक लीडरशिप ये मूवमेंट छेड़ेगी कि भाई पाकिस्तान को भारत में मिलाया जाए। ये क्यों है यहाँ, पाकिस्तान को मैसेज देना। एक क्वाड बन चुका है ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका। तो चाइना के लिए स्पष्ट संदेश है, भाई आप ज्यादा तरकसी मत कीजिए, हिंद महासागर में इंडिया ही डोमिनेट करेगा। मालदीव में भारत उसको चखा ही चुका है मजा, एक बार ऊपर आता था एक बार नीचे। लंका में भारत जब चाहे तब पलट देगा, बांग्लादेश में उसको घुसने नहीं दे रहा, नेपाल में बहुत होशियारी दिखा रहा था, उसके समर्थक ओली साहब गए। तो चाइना को भी स्पष्ट बता दिया इंडिया ने। और हमें चाहिए क्या, इंडिया लड़ने से डरता नहीं, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी आर्म्स एम्यूनिशन दे, अकेले भारत चाइना को सीधा कर दे। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं। और उसके बाद भी एक अच्छी बात भी हुई है, अमेरिका के जो कंपनी के सीईओ हैं इन सबसे भी बातचीत हुई है, इकोनॉमिकल एजेंडा भी उसमें था। और जिस तरह से चाइना का वर्ल्ड बिहेवियर है, मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट सब इंडिया की तरफ आएंगे अगर यहाँ का लेबर लॉ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा हो जाए तो। ओवरऑल मोदी हैज गिवन द करेक्ट मैसेज and had set the leadership example of India by his present visit. I feel so. Okay. And as an Indian, I support it. Political party and political policies are different, but as far as foreign policy and international arena is concerned, we feel glorified if Indian leader brought glory for us. It is a moment of glory that's achieved. जैसे कहा नहीं जाता है, Definitely. It is glorious to be rich. Same thing, whether you are in power or in opposition, it is glorious to be proud Indian. Definitely sir. इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा है एंड हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है, पानीपत के बारे में सीखा है, 1942 के बारे में सीखा है, 91 के रिफॉर्म के बारे में सीखा है, यूएन में क्या कहा, एशिया में क्या प्रभाव होंगे, और भी बहुत कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीखा है। सो इट्स रियली ऑसम टू बी हियर इन दिस एपिसोड एंड ऐसे ही बहुत सारे ग्रेट एपिसोड्स हम लोग लेके आएंगे एंड देखते रहिएगा पॉलिटिकल एनालिसिस विद रजनीश कुमार। तब तक के लिए सी या, हैव ए गुड डे एंड कमेंट्स करिएगा जो भी आपके सोचते हैं, थिंकिंग है। मैं अपील करता हूँ कि देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो लोगों के मिजाज से चलती है। चाहे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग बातचीत करें, अपना कमेंट दे, जिससे हम लोग भी समझे कि हम लोग की जो पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल लाइन है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा 3 पॉलिटिकल थ्योरी, सोशलिज्म, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड नेशनलिज्म। तो इस 3 इशू पर या जो भी बातों, वी वांट द पीपल शुड पार्टिसिपेट, गिव देयर थॉट, देयर थिंक एंड गाइड अस। आफ्टर ऑल, लीडर इज गाइडेड बाय द पीपल। थैंक यू। Yeah, definitely. Thank you.